नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और मैं आपके लिए आज एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर चर्चा न्यूज़पेपर में है, एडिटोरियल्स में है, तो सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। साइंस टेक का ये टॉपिक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इस टेलीस्कोप की एक तस्वीर को आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद एक अभ्यास के लिए प्रश्न देखते हैं। इसमें यह सवाल है कि नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ अवस्थित है? L1 पर, L2 पर, पृथ्वी की कक्षा में, ब्रह्मांड के बाहर। तो वीडियो के लास्ट में इसका आंसर आप खुद दे देंगे। जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप किसके नाम पर है? तो देखिए, ये जेम्स ई वेब के नाम पर है। ये नासा के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मतलब नासा के सेकंड प्रशासक हैं, जो 1961 से लेकर 1968 तक थे। और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं नासा के। और साथ ही साथ जो ये कोल्ड वार हो रहा था, तो उसमें अमेरिकन स्पेस एजेंसी को काफ़ी ऊपर ले जाने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने ढेर सारे मिशन में पार्टिसिपेट किया, जैसे अपोलो 1 मिशन को इन्होंने डील किया था। और इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए, एक भेंट देने के लिए आप ये टेलीस्कोप का नाम देख सकते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो वो जो टेलीस्कोप आप पढ़ने जा रहे हैं, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। टेलीस्कोप की अगर सबसे पहली अवधारणा की अगर बात करें, तो वो हरमन ओबर्थ ने दिया। हरमन ओबर्थ पहले तो जर्मनी के लिए काम करते थे, नाजी जर्मनी के लिए, लेकिन बाद में यूएसए ने इनका सपोर्ट किया और ये यूएसए के एक टॉप वैज्ञानिक कहे जाने लगे। टॉप आदमियों में से इनकी एक गिनती होने लगी। इनकी एक पुस्तक है द रॉकेट इनटू प्लैनेटरी स्पेस, और इसमें इन्होंने सबसे पहले 1923 के अराउंड में ही एक टेलीस्कोप की बात की थी। और उस टेलीस्कोप के बारे में कहा था कि वो स्पेस में लगना चाहिए, ताकि जो हम ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज़ को नहीं समझ पाए हैं, अभी भी ब्रह्मांड के बारे में जो हम पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, चाहे वो 2 स्टार के टकराने से संबंधित हो, उसके जन्म से संबंधित हो, मृत्यु के संबंधित हो, जो भी हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो हम शायद टेलीस्कोप से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 1923 में हरमन ओबर्थ ने ये बात कही थी। आज हम क्या सीखेंगे, अभी न्यूज़ में क्यों है, क्या होता है ये टेलीस्कोप, क्या खास है इस टेलीस्कोप में, लक्ष्य क्या है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। जेम्स वेब बनाम हबल स्पेस टेलीस्कोप देखेंगे। अन्य प्रमुख इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी देखेंगे, क्या इससे कोई खतरा भी है। एस्ट्रोसैट देखेंगे और अभ्यास के लिए फिर प्रश्न देखेंगे, और उस समय जो पहले मैंने प्रश्न दिया था उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, तो खगोल विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई कुछ तस्वीरें जो हैं वो पब्लिक की है। ये तस्वीरें ब्रह्मांड के उन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेगी जो अभी तक हमारे कल्पनाओं में था। ठीक है, टेलीस्कोप की पहली पूर्ण रंगीन छवियां और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा मंगलवार 12 जुलाई 2022 को एक टेलीविजन प्रसारण के दौरान मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से जारी किया गया था। तो ये बस कहाँ से जारी की गई तस्वीर, उसके बारे में ये सेकंड पॉइंट है। और फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो बता रहा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्चुअली में क्या है और क्या करेगा ये। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड के रहस्यों का ये पर्दाफाश करेगा। क्या होता है टेलीस्कोप? तो टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल दूर स्थित चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम सामान्य भाषा में तो दूरबीन कहते हैं, या फिर दूरदर्शी भी इसको कहा जाता है। क्या खास है इस जेम्स वेब टेलीस्कोप में? तो क्या खास है, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया है एरियन 5। तो जो आप देखते होंगे कि इसरो की भी जो हेवी सैटेलाइट होती हैं 3000 किलो या फिर उससे ऊपर वाली, उसको वो एरियन 5 से ही लॉन्च करता है। जनवरी 2022 में यह सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु पर पहुंचा। ठीक है, और 12 जुलाई 2022 को JWST, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जेम्स वेब टेलीस्कोप का, पहली छवि जनता के लिए जारी की गई। तो सबसे पहले कुछ बातों को देखते हैं। देखिए, ये आपका फ्रेंच गुआना है,
ये फ्रांस के अंदर ही आता है और यहाँ चूंकि इक्वेटर से ये नज़दीक है तो यहीं से चीज़ों को लॉन्च करने में सहूलियत होती है। इसके बाद देखिए ये है लैग्रांजेस पॉइंट। तो देखिए 5 पॉइंट है, L1, L2, L5, L4 और L3। तो ये 5 पॉइंट है। तो लैग्रांजेस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, 2 मास बॉडी है। देखिए एक सूर्य और एक पृथ्वी, 2 मास बॉडी है। अब जब इसमें मास है तो इसके पास अपना एक ग्रेविटी होगा। तो ऐसा पॉइंट जहां पर ये जो वस्तु है संतुलन में रहे, कोई भी जो यहां से वस्तु भेजी जाए नीचे से वो संतुलन में रहे, न ही सन के ग्रेविटी के प्रभाव में आ जाए और न ही पृथ्वी की ग्रेविटी के प्रभाव में आ जाए। तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस जगह पे काम न करे और सन का भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस जगह पे काम न करे, मतलब दोनों फोर्सेस जो हो वो इस पॉइंट पर बैलेंस्ड हो, तो वहीं पर तो वस्तु रह पाएगी ना। नहीं तो बैलेंस अगर नहीं होगा तो किसी एक और खींची चली आएगी। तो ये L1, L2, L3, L4 और L5 ये 5 लैग्रेंजेस बिंदु हैं। तो इसी में कहा गया कि जनवरी 2022 में यह सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंजेस बिंदु पर पहुंचा है। क्या है इसकी विशेषता, यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जटिल और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। माना जाता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो 1990s में लॉन्च किया गया था, उस टेलीस्कोप से ये 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है और 6 टाइम्स लार्जर भी है। तो 6 टाइम्स लार्जर है और 100 टाइम्स उससे ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA के सहयोग से JWST का निर्माण किया है। उसमें जो है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, हालांकि उससे ही तुलना की जाती है इसकी, लेकिन वो 32 साल पहले की बात है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसमें केवल और केवल नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी थे, उसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी नहीं था। ये देखिए जो एरियन 5 है, लक्ष्य क्या है, तो जेम्स वेब नवीन और अप्रत्याशित खोजों को उजागर करेगा, मानव की ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उसमें मानव के स्थान को समझने में मदद करेगा। तो ब्रह्मांड से संबंधित जो भी पजल चीजें हैं, मिस्ट्रीज हैं, उनको सुलझाएगा। टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के एक विस्तृत विविधतापूर्ण वायुमंडल का अध्ययन करेगा। ठीक है, बिग बैंग के बाद बनने वाली पहली आकाशगंगा की खोज करना भी इसका उद्देश्य है। यह निर्धारित करने के लिए कि आकाशगंगाएं अपने गठन से कब अब तक कैसे और किस प्रकार विकसित हुई हैं, यह भी इसका लक्ष्य है। प्रथम चरण से लेकर ग्रह प्रणालियों के निर्माण तक तारों के निर्माण का निरीक्षण करना, ये सभी लक्ष्य है। ग्रह प्रणालियों के भौतिक और रासायनिक गुणों को मापना तथा ऐसी प्रणालियों में जीवन की संभावनाओं की जांच करना। तो ये सब जितने भी जो आपने लक्ष्य देखा, जिसमें आपने देखा कि ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा, दूसरा आपने देखा कि भाई यह प्रणालियों के भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने तथा ऐसी प्रणालियों में जीवन की संभावनाओं की जांच करेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के क्या हैं, लक्ष्य हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। जेम्स वेब बनाम हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब बनाम हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो यह हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप का वैज्ञानिक उत्तराधिकारी और आधुनिक पीढ़ी का उत्तम दूरदर्शी है। ये दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। ये हालांकि 1990 में ही लॉन्च किया गया था। तो ये हबल अंतरिक्ष जो टेलीस्कोप है उसका ही उत्तराधिकारी है और ये ज़्यादा आधुनिक है। हबल टेलीस्कोप से अगर हम तुलना करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को उससे लगभग 2 गुना बड़ा है। ठीक है, ये लगभग माना जाता है 6500 kg का, वो जो है 11,500 के करीब का है। और लेकिन इसका द्रव्यमान हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्रव्यमान का लगभग आधा है। तो मैंने बताया कि जैसे इसका जो वेट है वो लगभग 11,000 के करीब है हबल स्पेस का, और जेम्स वेब का लगभग 6,500 के करीब है, 6-6.5 के राउंड में है। यह हबल के 2.4 मीटर व्यास के दर्पण के संग्रहण क्षेत्र से 6 गुना बड़ा है और इसका जो संग्रहण क्षेत्र है वो 4.0 मीटर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को मुख्य रूप से इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के अध्ययन हेतु डिज़ाइन किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के अध्ययन हेतु ही जेम्स
वेब स्पेस टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन यह उपकरण के आधार पर नारंगी और लाल दृश्य प्रकाश के साथ साथ मध्य अवरक्त क्षेत्र को भी देख सकता है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए इंफ्रारेड इसके लिए किया गया है। हालांकि ये नारंगी और रेड वाला भी जो एरिया है उसको भी ये आराम से देख सकता है। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसको JWST कहा जाता है, मुख्य रूप से इंफ्रारेड रेंज में निरीक्षण के साथ साथ 0.6 से 28 माइक्रोन तक कवरेज प्रदान करेगा। और हबल के उपकरण मुख्य रूप से पराबैंगनी जिसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं और विजिबल लाइट देखते हैं, और यह इंफ्रारेड में 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक केवल एक छोटी सी सीमा का निरीक्षण कर सकता है। तो हबल वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो इसमें काम करता था पराबैंगनी और थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंफ्रारेड वाले एरिया में भी पराबैंगनी, विजिबल लाइट और थोड़ा सा इंफ्रारेड में। और ये जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो इंफ्रारेड में जो है वो ज़्यादातर कार्य करता है। तो ये इंफ्रारेड के लिए है और ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और थोड़े से इंफ्रारेड को भी जो है वो निरीक्षण करता है। ठीक है, यह हबल की तुलना में 100 गुना अधिक धुंधली वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। मैंने कहा था ना, इस 100 टाइम्स ज़्यादा आप इसको इम्पैक्ट वाला मान सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। इसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्षों का है और 10 अरब डॉलर अराउंड अभी के हिसाब से सोचिएगा तो लगभग 80,000 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट है। ठीक, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ 25 दिसंबर 2021 को। जो इसका समय अवधि है वो 5 से 10 साल है। फोकल लेंथ 131.4 मीटर है। मिरर का व्यास 6.5 मीटर है। पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर। प्राइमरी मिरर सेगमेंट्स की संख्या 18। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन अराउंड 0.1 आर्क सेकेंड है। तो ये सब कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अन्य प्रमुख अगर हम इंफ्रारेड टेलीस्कोप की बात करें तो हर्सल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। ठीक, यह एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसे वर्ष 2009 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था और यह वेब की तरह सूर्य की परिक्रमा भी करता है। वेब मतलब जेम्स वेब और हर्सल के बीच प्राथमिक तरंग दैर्घ्य रेंज का अंतर है। तो प्राइमरी तरंग दैर्घ्य का इसके बीच अंतर है। वेब 0.6 से 28 माइक्रोन जबकि हर्सल 60 से 500 माइक्रोन को कवर करता है। हर्सल का दर्पण वेब के दर्पण से छोटा होता है। इसका व्यास 3.5 मीटर है जबकि वेब के प्राथमिक दर्पण का व्यास 6.5 मीटर है। तो ये सब देखिए कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जो आप समझ सकते हैं हर्सल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बीच। तो इतना टेक्निकल डिटेल्स तो नहीं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप पहले से है और यह 2009 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कैसा है, किस प्रकार का है, फोल्डेबल है, मतलब फोल्ड हो जाता है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके प्राथमिक दर्पण का जो व्यास है वो डायमीटर जो है वो 6.5 मीटर है, जो प्राइमरी मिरर है उसका व्यास, और इसका जो प्राथमिक है वो 18 खंडों से जुड़कर बना है। ये 18 खंडों से जुड़कर बना है। ये सब सभी जो हैं वो टेक्निकल डिटेल्स है। दर्पण का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर और द्रव्यमान 705 किलोग्राम है। ऐसा दर्पण पहले कभी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित नहीं किया गया है। इसमें फोकल लेंथ 131.4 मीटर है और आप सोचिए जो DSLR कैमरे का प्रयोग होता है उस DSLR कैमरे का जो फोकल लेंथ होता है वो 20 mm होता है, ये मीटर में है, से 50 mm होता है और ये 131.4 मीटर है। तो आप इससे भी सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसमें ना गोल्ड की एक कोटिंग भी की गई है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़्यादा गोल्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी गोल्ड की जो है वो कोटिंग की गई है, माना जाता है कि 20 से 50 ग्राम ही जो है वो इसमें गोल्ड कोटिंग भी की गई है। हाल में ही जारी की गई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर देखिए।
पहली तस्वीर, ये देखिए आपको पहली तस्वीर दिख रही है। नेबुला गैस और डस्ट से बनने वाले बादल होते हैं, और ये सबसे पहली तस्वीर, इसको क्या कहा गया है? कैरिना नेबुला, ठीक है। और इसमें दिखाया गया है नेबुला के बीच में ही क्या होता है? तारों का जन्म होता है। ये नज़ारा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से 7600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित कैरिना नेबुला का, जहां पर एक तारे का जन्म हो रहा है। तो पहली तस्वीर के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि तारे का जन्म हो रहा है, और इसको क्या कहा गया? कैरिना नेबुला। नेबुला जैसे क्या होता है? जो गैस और डस्ट से बनने वाले बादल होते हैं एक प्रकार के, ठीक। और इसी कैरिना नेबुला में एक तारे का जन्म हो रहा है, ऐसा पहला तस्वीर शो कर रहा है, ठीक। पहले भी इसकी हालांकि तस्वीर मिली थी, लेकिन इतनी साफ सुथरी तस्वीर पहली बार मिली है। इसका कारण यह है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दृश्य प्रकाशीय तकनीक के आधार पर नहीं, बल्कि अवरत प्रकाश तकनीक पर आधारित है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि ये किस पर बेस्ड है? इंफ्रारेड पर, ठीक है। और इसके पहले क्या होता था कि दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, इस पर बेस्ड था हबल स्पेस टेलीस्कोप, लेकिन ये वाला इंफ्रारेड पर है, तो ये ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इमेज दे रहा है। जेम्स वेब की इस नई तस्वीर में कॉस्मिक माउंटेन्स, कॉस्मिक वैलीज इत्यादि है, और कैरिना नेबुला के जिस इलाके में नए तारे का निर्माण हो रहा है उसे NGC 3324 नाम दिया गया है। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक क्लिफ नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पर आपको माउंटेन दिख रहा है, वैली दिख रहा है, ये सब, तो ये सब जो है, और इसको जो है जहाँ पर निर्माण हुआ है उसको कॉस्मिक क्लिफ बोला गया, और यहाँ पर देखिए, और NGC 3324 बोला गया है। इनमें सबसे ऊंचा पहाड़ 7 प्रकाश वर्ष ऊंचा है। दूसरी तस्वीर 5 आकाश गंगाओं का समूह है, जिसे स्टीफन क्विंटेट कहते हैं, ठीक। तो ये 5 आकाश गंगाओं का समूह है, ठीक है। दूसरी तस्वीर में ये सामने आई है। तीसरी तस्वीर सदर्न रिंग नेबुला। यहाँ पर, वहाँ पर पहले वाले में देखा था तारे का क्या हो रहा था? जन्म हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? तारे, मरते तारे की तस्वीर है, और यह तारा सदर्न रिंग नेबुला में स्थित है। ये ग्रह निहारिकाएं में मरने वाले तारों से निकलने वाले गैस और धूल के गोले हैं। तो यह तारा खत्म होने के कगार पर बेसिकली आपको इसमें दिख रहा है। तो तीसरी तस्वीर से आपको ये पता चल रही है कि यहाँ पर एक मरते हुए तारे के बारे में जानकारी है, और यह तारा कहाँ स्थित है? सदर्न रिंग नेबुला में, ठीक है। और यह धरती से लगभग 2500 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तस्वीर इसमें दिख रही है। चौथी तस्वीर क्या है भाई? स्पेक्ट्रोग्राफी तकनीक से विकसित की गई इस तस्वीर से हमें यह पता चलता है कि एक्सोप्लैनेट पर जल के साथ कुछ हेज और क्लाउड मौजूद हो सकता है। तो ये जो चौथी तस्वीर है, इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्सोप्लैनेट पर जल के साथ कुछ हेज और क्लाउड, तो हेज भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ कुछ बादल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है चौथी तस्वीर, WASP 96b, ठीक, 96b। क्लियर है? तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है, एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? वैसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। तो वैसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर नहीं है। तो सौर मंडल के बाहर ये प्लैनेट है, उसको ध्यान में रखना है। और इसी से संबंधित एक गोल्डीलॉक्स जोन भी आप लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ते होंगे। पांचवी तस्वीर है SMCS 0723। यह छवि आकाश गंगा समूह को दिखाती है, जैसा कि यह 4.6 बिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था, जिसमें क्लस्टर के सामने और पीछे कई और आकाश गंगाएं थी, ठीक है। तो ये पांचवी तस्वीर है, और यह आकाश गंगा समूह को दिखाती है, SMACS 0723, ठीक है। तो ये पांचों तस्वीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने दी है। इस तस्वीर में
सबसे छोटी आकाशगंगा में दिख रही है वह बिग बैंग के आसपास का है। जो सबसे छोटी आकाशगंगा में दिख रही है वह बिग बैंग के आसपास है। मतलब यह हमें यूनिवर्स की सबसे पुरानी तस्वीर दिखा रही है, जो आज से लगभग 13 बिलियन साल पुरानी तस्वीर हो सकती है। तो ये काफ़ी मतलब ये पांचों से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली। पांचों इमेज से हमें काफ़ी ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज़ को समझने में मदद मिली है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टेक्निकल बातें हैं जो थोड़े से लेवल से ऊपर है, क्योंकि ये पूरी जो चीज़ है वो साइंटिफिक चीज़ है। लेकिन फिर भी आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको ध्यान में रखना है कि पहले में इसमें आपने क्या क्या देखा। जैसे स्टार को मरते देखा, स्टार को जन्म लेते देखा, आकाश गंगाओं का समूह देखा। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक, क्या इसे कोई खतरा भी है? तो वैज्ञानिकों के एक समूह ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एस्ट्रॉयड की हुई टक्कर को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि इस टेलीस्कोप के साथ एस्ट्रॉयड जो है वो टकरा गया। ठीक है, एस्ट्रॉयड जो है वो किस प्रकार का होता है, देखिए आप, सन के अराउंड ये ऑर्बिट करता है, चारों ओर चक्कर काटता है। ये एक तरह से रॉकी पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो सन के चारों ओर ये चक्कर काटता है। तो वैज्ञानिकों ने यह उम्मीद जताई है कि यह जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वह एस्ट्रॉयड से टकरा गया है, जिसके मुताबिक 22 मई को हुई इस टक्कर में एस्ट्रॉयड ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि इस दावे को अभी किसी भी प्रकार का आधिकारिक समर्थन मिलना बाकी है। तो ये बस एक दावा है। एस्ट्रोसैट यह इसरो के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसैट, ठीक है, PSLV के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। और यह भारत की बहुतरंगधैर्घ्य दूरबीन है। हालांकि इसमें जो खर्च है वो काफ़ी कम हुआ, 180 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। कुल मिलाकर अगर सबको जोड़ दिया जाए पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट तो 250 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। और यह भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन है। तो यह भी उम्मीद है कि एस्ट्रोसैट 2 भी भारत लेकर आएगा। तो एस्ट्रोसैट पर तो चर्चा लगातार होती रहती है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि ये भारत का भी दूरबीन है। हालांकि ये उतनी उत्तम क्वालिटी इमेज नहीं देता। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो इसमें जो खर्च है, आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में देखिए कहाँ $10 बिलियन का निवेश है, खर्च है। और यहाँ सोचिए तो 250 करोड़ का खर्च है। तो उस हिसाब से ये भी ठीक है। और एस्ट्रोसैट 2 का भी 2.0 लाने की भी योजना है। अब देखिए, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में यूरोपियन कंट्री शामिल हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी शामिल है, साथ ही साथ नासा शामिल है ही। और इधर जो ये सब भारत के साइड से जो लॉन्च होता है, तो यहाँ पर भी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब को मिलकर भी, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे उन्नत तकनीक वाले देश हैं, एशिया में भी हैं, तो इन सब देशों को भी मिलकर एक साथ आकर हमको स्पेस के लिए कुछ काम करना चाहिए। लेकिन हम तो क्या है कि हमारे यहाँ जो है सो कॉन्फ्लिक्ट ही काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक दूसरे का समर्थन नहीं, यहाँ हम कॉन्फ्लिक्ट ही करते हैं। जबकि आप देखेंगे तो यूरोपीय देशों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अभ्यास के लिए प्रश्न है कि नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ अवस्थित है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कहाँ है, L2 पर, लैग्रेंज बिंदु 2 पर, L2। ठीक है, खगोल विज्ञान की एक नई खोज आम जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित करती है तथा एक विकासशील देश को इस दिशा में क्यों प्रयत्न करना चाहिए, चर्चा करिए। ठीक है, तो ये सवाल आप लिखेंगे। और बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स मैंने आपको बताए हैं, उन टेक्निकल डिटेल में थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो सवाल है उस सवाल का आंसर किस लाइन में था ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर उस सवाल का आंसर था। चलिए, आप सभी को थैंक यू। उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 1-2 बार सुनेंगे तो आपको, और PDF पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।